Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. And this is electromagnetic waves, lecture number 2. पेन एंड पेपर निकालना है, नोट्स बनाना शुरू करें. So let's get started. और आज की जर्नी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरलाइज फॉर्म ऑफ ACL से या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ACL, या कई बार इसी को हम मैक्सवेल्स एंड एम्पियर सर्किट लॉ भी बोलते हैं. हेडिंग बना लें, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ या जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी कभी कभी बोल देते हैं. क्या हेडिंग पड़ेगी साहब? ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ. ठीक है, तो देख फंडा ये है कि मैक्सवेल साहब ने ये बताया कि एम्पियर सर्किट लॉ को हम जनरलाइज कर सकते हैं टू इनकॉर्पोरेट ऑल द सिचुएशंस. अगर ACL में जो करंट है उसको हम रिप्लेस करा देते हैं बाय सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट. क्या बोला? ठीक सुना है. मैक्सवेल साहब ने ये बताया ACL का जो बेसिक स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप, इट इज डिफाइंड एज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप. बट यहां पे दिक्कत ये गई थी क्या कि अगर कैपेसिटर के बाहर ले रहे थे लूप तो वहां पे तो करंट दिख रही थी, कैपेसिटर के अंदर देख रहे थे, लास्ट क्लास में पढ़ चुके ना. कैपेसिटर के अगर अंदर लूप ले रहे थे तो वहां पे कोई करंट नहीं मिल रही थी. ठीक है, तो इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए मैक्सवेल साहब ने ये आइडिया दिया कि आप ये जो ACL है ना इसको जनरलाइज कर सकते हैं टू इंक्लूड ऑल द सिचुएशंस. अगर इस इक्वेशन में ये जो करंट है ना इसको हम रिप्लेस करा देते हैं बाय सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट. अगर आप सिग्मा आई को साहब रिप्लेस करा दें IC प्लस ID, है ना, इसी में सिग्मा आई की जगह चिपका दें क्या IC प्लस ID, म्यू नॉट टाइम सिग्मा आई की जगह डाल रहा हूं IC प्लस ID. क्या डाल रहा हूं साहब? IC प्लस ID. तो अब ये जो ACL आया है इसको आप हर सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं टू इंक्लूड ऑल द सिचुएशंस. और अब ये जो लॉ बन के तैयार हुआ है इसी लॉ को एक नाम दिया गया जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, या कभी कभी एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं क्योंकि दोनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, ACL का ओरिजिनल लॉ है और मैक्सवेल साहब का उसमें करेक्शन भी है, तो दोनों का मिला जुला असर है. ठीक है, मतलब दोनों ने मिलजुल के लॉ को प्रोड्यूस किया है, ऐसा है. ठीक है सर, जैसे तुम लोग लास्ट ईयर एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़े थे, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन गैसेस. तो पहले न्यूटन साहब ने एक फॉर्मूला दिया और उसमें लाप्लास ने साहब एक करेक्शन दिया. डू यू रिमेंबर? याद है? वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैसेस, न्यूटन्स लॉ एंड लाप्लास करेक्शन. आवाज नहीं आई? कोई बताएगा न्यूटन्स लॉ क्या होता है और उसमें लाप्लास साहब ने करेक्शन क्या किया था? दोनों के फॉर्मूले. आवाज नहीं आई? न्यूटन साहब ने ये बताया अंडर रूट ऑफ P बाय रो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन गैसेस. लाप्लास साहब ने इसमें करेक्शन किया, बोला साहब ये नहीं होता है ना, इसमें छोटा सा एक करेक्शन डाला, गामा को इंक्लूड कर दिया, तो इसको बोलते हैं लाप्लास करेक्शन. आवाज नहीं आई? रिकॉल कर पा रहे तुम लोग? तो कुछ कुछ वैसी कहानी है. न्यूटन साहब ने ओरिजिनली ये बताया, लाप्लास साहब ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस इट्स नॉट अंडर रूट ऑफ P बाय रो, इट इज अंडर रूट ऑफ गामा P बाय रो. वैसे यहाँ पे ठीक है ACL साहब ने अपना लॉ दिया, मैक्सवेल साहब ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया एंड दिस इज दैट मॉडिफिकेशन. I की जगह IC प्लस ID. IC मतलब कंडक्शन करंट है, ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है. तो अगर ID के तुम लोग याद आ रहा हो, हम लोग लास्ट क्लास में क्या 3 फॉर्मूले पढ़े, फॉर्मूला छोड़ डेरिवेशन कर चुके हैं संडे के लेक्चर में. जल्दी से बता दो IC के कौन कौन से 3 फॉर्मूले थे? सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? ID बराबर
अपसाइन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, दूसरा सी इंटू डी वी बाई डी टी, तीसरा ए अपसाइन नॉट इंटू डी ई बाई डी टी। कोई भी एक फॉर्मूला चिपका रहा हूँ, आई डी का सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला सब चिपका दे रहा हूँ, क्या है, तो एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा, मी नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी मतलब अपसाइन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, है ना। तो ये जो लॉ निकल के आया है इसी को नाम दे दिया गया क्या, जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, या कभी कभी एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। क्लियर है। अब जैसे इसी को तुम दोनों केसेस में अप्लाई करने की कोशिश करते हो, जस्ट आउटसाइड प्लेट्स ऑफ पीपीसी क्या होगा, जस्ट इनसाइड द प्लेट्स ऑफ पीपीसी, ठीक है। आओ पहले समझे है ना, बाद में छापे। हम उस इंटरवल को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं जिस इंटरवल में कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड, चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर है, बैटरी है, और मान के चल रहे हैं कनेक्टिंग वायर से कुछ ना कुछ फाइनाइट डेफिनेट नॉन जीरो रेजिस्टेंस है, तो कुछ फाइनाइट टाइम लेता है, कुछ एक एक कैपेसिटर टेक्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, टू गेट फुल्ली चार्ज। तो उस टाइम इंटरवल में समझें, जिस टाइम इंटरवल में इट इज गेटिंग चार्ज, तो यहाँ पे आपको करंट दिख रही है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, एंड ऑफ कोर्स है ना, जो चार्ज है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता जा रहा है ना, चार्ज बढ़ता जा रहा है। दो लूप ले रहा हूँ सब, है ना, वन इज जस्ट आउटसाइड प्लेट्स ऑफ पीपीसी, अदर वन इज जस्ट इनसाइड द प्लेट्स ऑफ पीपीसी, S1 और S2, ठीक है। समझे है ना, समझे, बाद में छापा है। प्लेट्स ऑफ पीपीसी के बाहर अगर आप देखेंगे तो क्या आपको सिर्फ और सिर्फ आईसी मिलेगा, आईडी जीरो, ये सुनो। बाहर देखेंगे तो कौन सी करंट है, कंडक्शन करंट, मतलब चार्जेस के मूवमेंट की वजह से जो करंट आती है, पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है, नेगेटिव चार्ज भाग रहा है, आयंस भाग रहे हैं, उनके फ्लो की वजह से जो करंट आती है उसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कंडक्शन करंट। अंदर है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम बोलते हैं करंट विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब सोचोगे यहाँ पे आईसी ही क्यों है, आईडी क्यों नहीं है। आउटसाइड अगर आप ध्यान से देखें सिर्फ और सिर्फ आई मतलब आईसी मिलेगी, सोचो, वाई आईडी है जीरो। हमेशा ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पे एग्जिस्ट करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। बाहर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, चेंज तो अंदर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर का चार्ज चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कैपेसिटर के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, बाहर थोड़ी डिस्प्लेसमेंट करंट है। चमका नहीं है तुम्हें अरे बाहर तो ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, कंडक्टर का हर एक पॉइंट पोटेंशियल होता है रे ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, किस बात का चेंज, हवा में हो गया है ना। असलियत में थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें, जैसे मान लें ये दो पॉइंट है, कंडक्टिंग वायर है ना, कंडक्टर का हर एक पॉइंट की पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहे, किस बात का, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट आती है उसको हम बोलते हैं आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, चेंज कहाँ से होगा क्लियर है, इसलिए वहां पे आईडी जीरो है। तो अगर आप S1 के लिए घुमाते हैं, किसके लिए साहब, फॉर लूप S1, फॉर S1, तो क्या डायरेक्टली मैं लिखूंगा, नहीं, आईडी वहां पे जीरो डाल दिया ना, आईडी यहाँ पे जीरो डाल दिया, आईडी वहां पे जीरो डाल दिया। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द लूप S1 फाइनली कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इनटू IC। इसी को अगर आप S2 के लिए घुमाएंगे, ध्यान समझे, अब आते हैं इनसाइड द प्लेट्स ऑफ पीपीसी, क्या, इनसाइड प्लेट्स ऑफ, ठीक है। तो पीपीसी के अंदर ध्यान से देखें कोई कंडक्शन करंट नहीं है, ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट है। भाई अंदर तो वैक्यूम है, ये जो रीजन आपको देख रहा है, दिस रीजन इज परफेक्ट वैक्यूम, यहां थोड़े कोई चार्जेस दौड़ रहे हैं, राइट। जब चार्जेस के दौड़ने की वजह से करंट आती है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो यहाँ पे चार्जेस नहीं है, किस बात का करंट, तो यहाँ पे इनसाइड देयर आर नो चार्जेस, तो सब चार्जेस नहीं है तो कंडक्शन करंट कहाँ से आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ
आई मतलब आईडी होगा, आई मतलब आईडी होगा। तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं S2 के लिए घुमा रहा हूँ, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फॉर S2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू क्या होता है IC प्लस ID, क्या हो जाता है, तो IC साहब खत्म हो गया, सिर्फ ID रह जाएगा, है ना, IC प्लस ID होता है ना, जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा B डॉट DL फॉर S2 म्यू नॉट इंटू ID। अच्छा आगे हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे, टेंशन मत ले, आगे दोनों को प्रूफ करके बता दूंगा। IC और ID ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, सो दैट करंट की जो कंटिन्यूटी है ना वो मेंटेन रहे। जितनी कैपेसिटर की बाहर करंट उतनी ही कैपेसिटर के अंदर करंट है ना, वो हम लोग प्रूव करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या फिर प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी एक ही बात है। तो देख फंडा ये होता है कि मैक्सवेल साहब का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने जो करंट की डिसकंटिन्यूटी थी उसके इश्यू को रिजॉल्व कर दिया, परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया। नहीं, इन द सर्किट्स कंटेनिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाहर तो करंट जा रही है, अंदर तो वैक्यूम है, अंदर तो कोई करंट है नहीं, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी के इश्यू आ रहा था परमानेंटली रिजॉल्व हो गया, कंप्लीटली रिजॉल्व कर दिया मैक्सवेल साहब ने। ठीक है, स्टेटमेंट पे आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट क्या है। ये रहा कैपेसिटर कनेक्टेड बाय बैटरी, वही इंटरवल हम लोग पकड़ते हैं क्या, कौन सा इंटरवल, जिस इंटरवल में दिस कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उस इंटरवल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उस इंटरवल में साहब यहाँ तो आपको करंट मिल रही है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, यहाँ पे कोई करंट नहीं दिख रही है, यहाँ पे अपने को कोई करंट नहीं दिख रही है। तो मैक्सवेल साहब ने बताया यहाँ तो करंट है ही है, यहाँ पे भी एक करंट है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक करंट आ रही है, एंड दिस करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो कंटिन्यूटी की समस्या थी ना वो परमानेंटली रिजॉल्व हो गई है, नहीं कि जब यहां से यहां तक तो हमें करंट मिल रहा है, फिर से करंट की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, डिसकंटिन्यूअस हो गया, अच्छा वापस से यहां से करंट चलने लगा है, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट हो गई। भाई हमें तो यही लग रहा था मैक्सवेल साहब के आने से पहले कि करंट यहां से तक आई गायब हो गई ये रीजन है जहां पे है ना डिसकंटिन्यूअस हो गई है, उसके बाद बैक टू पवेलियन वापस से शुरू हो गई है। मैक्सवेल साहब ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस करंट है, यहां से यहां तक के रीजन में, ठीक है, कंडक्शन करंट है, यहां से यहां तक के रीजन में एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ करंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पूरा का पूरा सर्किट में राइट करंट की जो है कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है, यहां से यहां तक IC फिर ID और फिर वापस से IC, इस तरह से आगे हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। IC ID दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, क्लियर है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्या बोला, जो सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट है, इट possesses द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब सर्किट के किसी भी लोकेशन पे, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो सम है वो एसेंशियली कांस्टेंट रहता है। कहीं पे आपको कंडक्शन करंट मिल सकती है, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट मिल सकती है, बट दोनों का जो सम है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट, इनका जो सम है इट possesses द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है।
ये हमेशा कांस्टेंट मिलेगा आपको। सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान ले आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ पीपीसी हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं सब आउटसाइड पीपीसी, अगर आप ध्यान से देखें तो सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट क्या दिख रहा है? तो आउटसाइड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चार्जेस का फ्लो है, तो चार्जेस के फ्लो की वजह से कंडक्शन करंट है, कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो साहब सम कितना हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, इनसाइड द प्लेट्स ऑफ पीपीसी देखेंगे, इनसाइड पीपीसी अगर आप देखें तो इन दोनों करंट्स का जो सम है तो अंदर थोड़ी कोई कंडक्शन करंट, अंदर थोड़ी कोई चार्जेस दौड़ रहे हैं, तो कंडक्शन करंट अंदर जीरो हो जाती है, अंदर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट मिलती है। और आगे हम लोग प्रूव कर लेंगे, अभी प्रूव करने वाले हैं। जितना आईसी है उतना ही आईडी होता है। पहले इतना छापे, हमेशा ध्यान रखें मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट, ठीक है सर, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ये बराबर रहते हैं। ठीक है, दो लाइन का है। जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग क्या पढ़ते हैं, कई सारे एक्सप्रेशंस हैं, बेसिक फार्मूला से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब साइन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ते हो, ई इंटू ए। जैसे मान लीजिए तुम्हारा सर्किट है, ठीक है, तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने एरिया के नॉर्मल है, ठीक है, तो फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए। ई क्या होता है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पीपीसी। तो ई का बेसिक फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पीपीसी। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई सरफेस चार्ज ऑफ ईच प्लेट। तो दिस इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, छाप रहा हूँ, डी बाई डी टी किसका, ई की जगह ये चिपका दे रहा हूँ, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए यहाँ से उड़ गया एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर निकलना है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आएगा, क्या बचेगा, डी बाई डी टी किस पे लग जाएगा, क्यू पे। एप्सिलॉन नॉट उड़ गया, ये आई डी है। तो आई डी क्या आ गया, डी क्यू बाई टी। क्या यही तो हम लोग राइट कंडक्शन करंट पढ़ते थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोलते हैं क्या, कंडक्शन करंट। तो यही से कंक्लूड हो गया, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इट इज सेम एज कंडक्शन करंट। तो हमेशा ध्यान रखें दोनों जो करंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितना आईसी होता है उतना ही आईडी होता है, ऐसा है। तो अब जब ये बात तय हो चुकी है तो अब तुम लोग कंटिन्यूटी को अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे कि यहाँ पे दौड़ रही आईसी, यहाँ पे दौड़ रही आईडी, ठीक है ना। अब कहीं भी कोई डिसकंटिन्यूटी तुम्हें नहीं दिख रही होगी, यहाँ से यहाँ तक आईसी यहाँ से यहाँ तक आईडी। वो अलग बात है कि आईडी का मैग्नीट्यूड और आईसी का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब जब बात ये प्रूव हो चुकी है कि आईसी और आईडी बराबर है, कोई कंटिन्यूटी की समस्या नहीं रही। यहाँ भी आईसी, यहाँ भी आईसी, असलियत में आईडी है लेकिन वो आईडी और आईसी दोनों बराबर है, ऐसा है। तो अब ऐसा समझा जा सकता है कि पूरे के पूरे सर्किट में देयर इज अ यूनिफॉर्म करंट। एक यूनिफॉर्म करंट दौड़ रही है इन द एंटायर सर्किट। अच्छा, और ध्यान रखें ये कहानी होती है ड्यूरिंग द चार्जिंग। ये कब की होती है, दिस इज फॉर ड्यूरिंग चार्जिंग। जिस इंटरवल में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब मान लो सोचो उस टाइम इंटरवल को सोचो व्हेन द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड, तो क्या उस टाइम पे दोनों के दोनों करंट वैनिश हो जाएंगे, बोथ ऑफ देम आर साइमल्टेनियसली जीरो, ये सुनो। इसी में एक छोटा सा पॉइंट आया सर, क्या कि व्हेन द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर जो है फुल्ली लोड हो चुका है, ठीक है। सोचो
भाई करंट तो तभी तक जाएगी ना जब तक इस पे चार्ज है ना बिल्डअप हो रहा है। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, व्हेन द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड it offers an infinite amount of resistance to the flow of current and does not allow any current in its branch। वही वाली सिचुएशन है। तो एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, हम लोग एसी में भी पढ़े हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, एसी में पढ़े हैं डीसी, बिल्कुल ठीक सुना है। कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है फॉर डीसी इट इज इनफाइनाइट, बिकॉज डीसी की नहीं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है। हाँ ना तो बोलो रे, ये सुनो, डीसी के लिए डीसी ऑसिलेट थोड़ी करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो, रिएक्टेंस 1/0 इनफाइनाइट, फुल्ली चार्ज हो गया, विल नॉट अलाउ एनी करंट। तो सोच जब वो चार्ज हो गया तो यहां पे कोई भी चार्जेस की मूवमेंट नहीं रहेगी, मतलब पक्की बात है इसी जीरो हो जाएगी। चार्जेस दौड़ भाग करना बंद कर दिए, कंडक्शन करंट जीरो। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट पे। अरे तो भाई चार्ज कांस्टेंट हो गया ना रे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं करेगी, किस बात का डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो। आईडी की अगर आप बात करें, आईडी की अगर आप बात करें, आईडी की अगर हम बात करें तो वही आईडी जीरो। ठीक है, कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया, तो भाई साहब कैपेसिटर के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी तो कांस्टेंट हो गई ना रे, क्यों कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन ही कैसे होती है, द करंट विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होती है तो उससे एक करंट डेवलप होती है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया ना रे, चेंज ही नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी हो जाएगी जीरो। ये अगर चाहो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से समझ सकते हो। डिस्प्लेसमेंट करंट के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, आखिरी वाला घुमा रहा हूँ, बोल क्या, ए एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। हाँ, ई कांस्टेंट, कांस्टेंट का डी बाई टी खटाक जीरो, आई डी जीरो, ये सुनो असलियत में ये फंडा है। और ध्यान से देखें, क्या अभी भी दोनों करंट, हाँ, दे possess द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब अभी भी दोनों का सम कांस्टेंट ही है। मैंने बताया ना हर इंस्टेंट पे आईसी और आईडी का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है। जब चार्ज हो रहा है तब भी बराबर, हो चुका है चार्ज तब भी बराबर, ठीक है। ऐसा है, सब लोग एक मस्त सेटिंग बनाए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड and induced magnetic field due to time dependent electric field। induced पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा है ना, फिर इंड्यूस है ना मैग्नेटिक फील्ड पे आएंगे। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इन फैराडेज लॉज पढ़े, ईएमआई में हमने फैराडेज लॉज में देखा, क्या देखा कि मान लो कोई लूप है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, तो उस लूप से लिंकेज जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज करेगी। फ्लक्स चेंज होगा, ध्यान सुनना कैसे रिलेट कर रहा हूं, फ्लक्स चेंज होगा मतलब पक्की बात है वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ असलियत में होता क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन अ यूनिट चार्ज। Which work done? Work done against electrostatic forces. This implies the existence of electric field because of time dependent magnetic field। ये चमका नहीं था, एक साथ हो गया, धीरे धीरे समझते हैं। जैसे मान ले एक लूप है और यहाँ पे साहब मेरे पास अभी समझे, फंडा समझे है ना, फंडा क्लियर करना है, ठीक है। जैसे मान ले लूप है और यहाँ पे साहब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड समय के हिसाब से चेंज कर रही है, ठीक है साहब। तो फील्ड चेंज करेगी, लूप से लिंकेज फ्लक्स चेंज करेगा। एरिया कांस्टेंट है, बी चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है। हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या सीखे,
जब भी लूप लिंकेज फ्लक्स चेंज करेगा लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस यहाँ पे थमे। लूप में आपने बोला साहब ईएमएफ इंड्यूस हो गया, असलियत में ईएमएफ होता क्या है? ईएमएफ होता क्या है? ईएमएफ होता क्या है? बोलो बोलो बोलो, ईएमएफ होता क्या है? हाँ याद करो, जब हम लोग बैटरी पढ़े थे जीवन में पहली बार सर्किट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, तो वहां पे तुम्हें बताया गया था ईएमएफ होता क्या है। वर्क डन बाय बैटरी, या कह सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। ईएमएफ का मतलब होता है बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी बोलता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, इट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। ऑल्टरनेटिवली ऐसे डिफाइन करता है, ईएमएफ इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन बाय बैटरी in bringing a unit charge from its negative to its positive terminal। see everyone see this, ये कहानी है दोस्त। ये मान ले बैटरी का नेगेटिव, ये भाई साहब पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक तो बेसिक डेफिनेशन ईएमएफ की ये होती है ना, ईएमएफ इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी डिफाइन करता है कि ईएमएफ इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। किसके अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है? तो किसी न किसी के अगेंस्ट में होता है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, ये हायर पोटेंशियल पे, ये भाई साहब लोअर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना रे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने में बैटरी कुछ वर्क डन करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट कुछ बैटरी वर्क डन करती है। उसी वर्क डन को हम बोलते हैं बैटरी के ईएमएफ। चमका नहीं। देख, जैसे मान ले एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर ले जा रहा है, तो क्या जिधर चार्ज उसी डायरेक्शन में उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? नहीं। और जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बैटरी उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स इधर लगाती है, और इसी फोर्स की वजह से बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। नहीं, क्लियर है? तो ये फंडा होता है, वर्क डन बाय बैटरी इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज राइट फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वेरी सॉरी, डायरेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज पे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बैटरी अपना फोर्स एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तभी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, तभी तो पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। अब देखो कैसे इन सारी चीजों को मैं रिलेट कर रहा हूं, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि यार जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है ना। ध्यान सुनना, फिर से मान लो कोई रीजन ऑफ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, समय के हिसाब से मान ले मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मान ले बढ़ रही घट रही जो भी है। यहाँ पे मैंने एक लूप चिपका दिया है, लूप से लिंकेज जो फ्लक्स होगा वो चेंज करेगा, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस यहाँ पे थम जाए। ईएमएफ मतलब क्या है? लूप में हमें ईएमएफ मिला, मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिला। ईएमएफ मतलब इट इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दिस इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ा, उसी वर्क डन को हमने बोला ईएमएफ। समझ पा रहे हो? कैसे रिलेट किया? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ मतलब वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दिस इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो उसके अगेंस्ट वर्क डन हुआ, जिसको हमने बोला कि साहब हाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया, ईएमएफ आया। दिस इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से फैराडे साहब ने कंक्लूड किया कि एक टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड बाय एनालॉजी मैक्सवेल साहब ने कंक्लूड किया कि टाइम वैराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस।
अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये एनालॉजी देखी मैक्सवेल साहब ने। फैराडे साहब ने क्या देखा? अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल साहब ने बायोलॉजी देखा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर के प्लेट के अंदर क्या हो रहा है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज चेंज हो रहा है ना टाइम के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाई, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने कैपेसिटर के अंदर जो मैग्नेटिक नीडल थी उसको डिफ्लेक्ट कराया। पहले इतना छापो है ना, पहले इतना छापे। हमेशा ध्यान रखें, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहती है। ध्यान सुने, तुम लोगों को याद आ रहा हो, हम लोग पढ़ चुके हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये मान लें टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, दे आर अलोंग टेंजेंट टू द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इजंट इट? ये सुनो, और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होती है। जिस डायरेक्शन में आई इंड्यूस्ड उसी डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। तो ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो उस प्लेन के नॉर्मल है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर मिलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में है। मतलब एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। बाय एनालॉजी मैक्सवेल साहब ने यह देखा और पाया कि एक जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। समझे ध्यान से क्या है कैसा है? जैसे फैराडे साहब का आउटकम आया कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है ना? उसी तरह से मैक्सवेल साहब ने ये देखा और पाया क्या? उल्टा, इसी का उल्टा है ना। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। दे आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। वो मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? ध्यान से देख, जैसे ये मान ले कैपेसिटर है, अभी चार्जिंग हो रही है, कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, बढ़िया सुंदर सी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर? समय के चेंज होने से चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईपीसी। क्यू चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, क्योंकि चेंज करने से ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्योंकि चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, क्लियर है? क्यों चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। डायरेक्शन समझे बहुत ध्यान से। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फैराडे साहब ने बताया कि एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर अलोंग टेंजेंट टू द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसी तरह से बाय एनालॉजी मैक्सवेल साहब ने देखा और पाया कि इस टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिली हैं दे आर ऑल्सो अलोंग टेंजेंट टू द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ध्यान सुन, क्या बोला? बिल्कुल ठीक सुन रहे हो तुम, ठीक है भाई साहब? इस तरह से अलोंग टेंजेंट टू द, बहुत सारे है ना, बहुत सारे सर्कल मिलेंगे और सारे के सारे सर्कल्स के टेंजेंट के अलोंग होगी। ये फंडा है, क्लियर है? अब सोचो कि हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चले कि करंट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है कि रिवर्स डायरेक्शन में कि है ना किस डायरेक्शन में? तो उसको बहुत आसानी से तुम लोग फील कर सकते हो। क्या हम बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में करंट है? समझ मारा ना? देख, असलियत में क्या होता है,
यहां ऐसा कोई करंट है नहीं, बट सिंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है करंट, इसलिए ऐसा माना गया कि देयर मस्ट बी सम करंट, और उस करंट को एक नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। असलियत में करंट है थोड़ी, तो उसको ऐसे सोचा जा सकता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में करंट है। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हम लोग क्या पढ़ते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्या करंट भी उस डायरेक्शन में भागती है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल? ये सुनो, करंट की भी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। ये सुनो, तो इसलिए ऐसा हम सोच सकते हैं कि साहब हमारे पास यहाँ पे करंट कैरिंग वायर बैठा हुआ है, ऐसा सोच, दिस इज द करंट कैरिंग वायर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में करंट मान लिया है। अब याद करो राइट हैंड पाम रूल, है ना। एक वायर की वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं, अलोंग टेंजेंट टू द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये फंडा है। कुछ मतलब समझ ना। एक वायर की वैसे, करंट कैरिंग वायर की वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, दे आर अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। इस वायर की वजह से यहाँ पे है ना, सर्कल मान ले, इसके इस पॉइंट पे देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, टेंजेंट के अलॉन्ग जा रही है। इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग देख रही है। यहाँ पे देखना है कुचुक टेंजेंट, यहाँ पे देखना है कुचुक टेंजेंट, इस तरह से कुचुक टेंजेंट अलॉन्ग टेंजेंट जा रही है। तो ऐसे देख लो, ऐसा सोच इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहाँ पे करंट है, करंट की वजह से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें दिख जाएंगी। तो इस तरह से तुम लोग डायरेक्शन को थोड़ा सा फील कर सकते हो कि हमने डायरेक्शन ऐसा क्यों लिया है, कुछ इस तरह से। और ध्यान से देख, क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल दिख रही है, ये देख ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन में, और ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दिख रही, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन में, कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन है, परपेंडिकुलर हो गया ना रे। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन इस प्लेन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेन है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सिमिलर है। जैसे टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखती हैं अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, उसी तरह से एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती हैं अलोंग टेंजेंट टू द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेन है, परपेंडिकुलर है। पूरी एनालॉजी चल रही है। हमेशा ध्यान रखें, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूसेस सेम फिजिकल करंट एज कंडक्शन करंट। जो इफेक्ट्स कंडक्शन करंट जनरेट करता है, सारे इफेक्ट्स एज इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट भी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो थर्मल इफेक्ट्स हों, केमिकल इफेक्ट्स हों, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स हों। ठीक है, तो आईसी और आईडी दोनों के सेम फिजिकल इफेक्ट्स हैं। क्या है साहब? हर तरह के, ठीक है, आईडी जो है हर तरह के फिजिकल इफेक्ट्स जनरेट करता है, चाहे वो हीटिंग इफेक्ट्स हों, चाहे वो केमिकल इफेक्ट्स हों, चाहे वो, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हों। हर तरह के इफेक्ट्स जनरेट करता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मेन कॉन्सिक्वेंस है कि साहब जो डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया आया, इसका जो कंसेप्ट आया, it has made laws of electricity and magnetism quite similar, quite analogous. डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट है ना, इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो लॉज हैं बिल्कुल सिमिलर करा दिया, विच लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। भाई जैसे फैराडे साहब ने बताया कि साहब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, उसी तरह से मैक्सवेल साहब ने बता दिया कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना दी है। तो यही तो एनालॉजी है। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट है, इसने जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना और मैग्नेटिज्म है, इनको थोड़ा सा एनालॉगस बना दिया है ना।
कि साहब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, सो दैट दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होते हैं। और उसी तरह से साहब मैक्सवेल साहब ने देखा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होते हैं। हेडिंग बना लें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आई। पहला पॉइंट ये बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट वहां एग्जिस्ट करता है जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, तब डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आईडी की एग्जिस्टेंस तब होती है जब या तो साहब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे और या साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करे। ठीक है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट की एग्जिस्टेंस होगी। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझें, असलियत में डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट होता नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट एक्चुअली में होता थोड़ी है, वो तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ते हैं, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सम करंट। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? करंट। तो ऐसा मान लिया गया कि हाँ भाई यहां पे करंट है। समझा ना? असलियत में दिस इज नॉट एनी करंट, बट सिंस इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ करंट। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये बेसिकली इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है करंट। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मतलब देयर मस्ट बी सम करंट, और उसी करंट को हम बोल देते हैं क्या? राइट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट है नहीं, ये सिर्फ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आती है और मैग्नेटिक फील्ड का सब सोर्स होता है, करंट। इसलिए इसको नाम दे दिया गया एक, है ना, ये सब एक तरह का करंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट हम इसलिए बोल देते हैं बिकॉज इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट ऑफ पीपीसी टू द अदर प्लेट ऑफ पीपीसी। असलियत में क्या हो रहा है, चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, +1 कूलम है, -1 कूलम है, +2 कूलम है, -2 कूलम है, +10 कूलम है, -10 कूलम है, इस तरह से। राइट, तो इसका एग्जिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, इसलिए इसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ। सिंस इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो मैक्सवेल साहब ने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, उनको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं 4 फंडामेंटल इक्वेशंस की फॉर्म में, और इन्हीं 4 इक्वेशंस को नाम दिया गया मैक्सवेल्स इक्वेशंस। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, मैग्नेटिज्म के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, उनको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं इन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस। इन 4 इक्वेशंस को नाम दिया गया क्या? मैक्सवेल्स इक्वेशंस। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के जितने भी सवाल हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज 4 इक्वेशंस। और ये बिल्कुल भी वैसा ही है क्या जैसे तुम लोग 11th में पढ़े हो। मैकेनिक्स में जितने भी सवाल हैं
उन सारे के सारे सवालों को हम लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिक्स में जितने भी सवाल बनते हैं उनको हम लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से बना सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सारे के सारे सवालों को इन 4 फंडामेंटल मैक्सवेल इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से इक्वेशन आए? पहला आया गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा आया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तीसरा आया फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आखिरी आया क्या? एम्पियर मैक्सवेल लॉ, या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, या जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। जर्नी शुरू करते हैं कहां से? गॉस लॉ, क्या है सब? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है भाई? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। किसी भी क्लोज सरफेस लिंकेज जो भी टोटल फ्लक्स होता है, क्या साहब? किसी भी क्लोज सरफेस लिंकेज टोटल फ्लक्स जो होता है, इट इज डिफाइंड एज क्या? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ क्लोज सरफेस। अच्छा, यहाँ पे एरिया को ds से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छोटा सा जो एरिया है इट इज ds। क्लियर है भाई? टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ क्लोज सरफेस, इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पढ़ चुके हम लोग, राइट? तो मैक्सवेल्स इक्वेशन का पहला इक्वेशन ही है, और मोर अप्रोप्रिएटली दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना, तो इसको फाई ई बोलते हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आउटकम आया सब क्या? कि जो आइसोलेटेड चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, आइसोलेटेड चार्जेस दे डू एग्जिस्ट, है ना? कैसे पता चला आइसोलेटेड चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं? जैसे मान लें कोई यहाँ पे चार्ज बैठा है, ठीक है ना? तो चार्ज की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, राइट? फील्ड लाइंस की वजह से क्या है? इस सरफेस लिंकेज फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स मिल रहा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। फ्लक्स नहीं मिलता मतलब चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना? कोई मान ले इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, ठीक है? कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस, उसके अंदर चार्ज बैठा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो सरफेस लिंकेज हमें फ्लक्स मिल रहा है, फ्लक्स मिल रहा है, इसका मतलब है ना आइसोलेटेड चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? दूसरा आउटकम आया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, समझा ना? एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरह से नहीं कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। क्लियर? क्योंकि एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नहीं? फील्ड लाइन नंबर 1 बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट बताता है उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को। फील्ड लाइन नंबर 1 पे टेंजेंट बनाया तो ये बोलता है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड लाइन नंबर, ठीक है, 2 के लिए यहाँ पे तुमने टेंजेंट बनाया तो ये बोलता है नहीं नहीं इधर नहीं, इधर है, पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ठीक है? इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट, ठीक है? अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव, पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है ना? और आखिरी आउटकम आया जो अपने को याद रखना है, क्या? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट वेरीज एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ समझते हो?
कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। पढ़ चुके हम लोग कूलम्ब्स लॉ में, क्लियर। और यहाँ पे ध्यान रखना आइसोलेटेड चार्जेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि क्लोज सरफेस लिंकेज, फॉर क्लोज सरफेस हमें कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलेगा, और फ्लक्स मिलेगा मतलब पक्की बात है वहां पे कुछ ना कुछ चार्ज का एग्जिस्टेंस है, राइट। तो दिस एम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड चार्जेस। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन आया गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्या है साहब? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या है? गॉस लॉ का साहब स्टेटमेंट आया कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इट इज ऑलवेज जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस लिंकेज जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इट इज ऑलवेज जीरो। अब पूछोगे साहब ऐसा क्यों हुआ? कैसा भी क्लोज सरफेस ले लो, लेकिन उससे लिंकेज जो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ओपन लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमेशा किस तरह के लूप में होती हैं? दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। क्या है, क्यों है? देखो, जैसे मान लो साहब हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है ना। तो साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पता है क्लोज लूप में है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ विद इन द मैग्नेट, ठीक है, क्लोज लूप की फॉर्म में है। नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ विद इन द मैग्नेट, क्लियर है। अब आप ध्यान से सोचें, कोई भी आप क्लोज लूप ले लें, जैसे आपने मान लो ये सब क्लोज लूप ले लिया है, लूप नहीं सरफेस है ना। गॉस लॉ को हम लोग सरफेस के ऊपर घुमाते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ को हम लूप के ऊपर घुमाते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मान ले कोई भी बंद सरफेस है, क्या है साहब? अब ध्यान से देखें, इस क्लोज सरफेस में क्या जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंट्री कर रही हैं, क्या उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलते हुए दिख रही हैं? मतलब क्या पक्की बात है जितना नेगेटिव फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स? ये सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो ड्यू टू सिमेट्री जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंट्री करेंगी उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीव करेंगी। अच्छा, कन्वेंशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं क्या? अगर सरफेस से फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं फ्लक्स पॉजिटिव, सरफेस को फील्ड लाइंस एंट्री कर रही हैं फ्लक्स नेगेटिव, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स हो। तो यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि साहब पूरे क्लोज सरफेस लिंकेज टोटल फ्लक्स कितना है, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंट्री कर रही है मतलब जितना नेगेटिव फ्लक्स, उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीव भी कर रही है उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स। असलियत में ये लॉजिक है। कोई भी केस आप पकड़ लें, जैसे मान लो एक लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लें। जैसे मान लो ये लॉन्ग वायर है, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं एक लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, नहीं, ये मान ले लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी? अलोंग टेंजेंट टू दिस सर्कुलर पाथ, अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर लूप, ठीक है। कुछ 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 इस तरह से अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, क्लियर। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आएंगी दे आर ऑलवेज अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, इस तरह से देखेंगे। यहाँ पे भी आप ध्यान से सोचें, कोई भी आप क्लोज सरफेस पकड़ के देख लें, ध्यान से देख, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंट्री करेंगी क्या उतनी ही फील्ड लाइंस लीव भी तो कर रही हैं। लाइन एंट्री लाइन एग्जिट, जितना नेगेटिव फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स, खटैक, पूरे क्लोज सरफेस लिंकेज टोटल फ्लक्स जीरो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अनलाइक इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अभी भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। रीजन क्या है साहब? बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना दे ऑलवेज
फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज पाथ, क्लोज लूप। इसलिए फ्लक्स हमेशा जीरो मिल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका सब आउटकम डिस्कस करते हैं। इसका एंड रिजल्ट क्या रहा, आउटकम क्या रहा, ठीक है। देख, तो एंड रिजल्ट ये है, आउटकम ये है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट मोनोपोल्स दे डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलते हैं ना, चार्जेस डू एग्जिस्ट, आइसोलेटेड चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो अनलाइक चार्जेस, यहाँ पे मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म में जो मोनोपोल्स होते हैं, आइसोलेटेड मोनोपोल्स होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या कभी इनको सेपरेट कर सकते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल? मैग्नेट को अगर ब्रेक करोगे तो ईच पार्ट विल बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट बन जाएगा। पोल्स को आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं भाई। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। जैसे आपने ये क्लोज सरफेस ले लिया, मान ले इमेजिनरी मोनोपोल है, तो मोनोपोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बना देगा, है ना। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी, मतलब इस सरफेस लिंकेज फ्लक्स आ गया। अरे तो फ्लक्स अगर आ जाएगा तो पक्की बात है मोनोपोल्स की एग्जिस्टेंस हो जाएगी ना। जैसे नहीं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाय एनालॉजी इसका मैग्नेटिज्म में हम लोग बना सकते हैं क्या, बी डॉट डी ए या डी एस जो भी है ना, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, चार्ज की जगह यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्लक्स आएगा मतलब पोल स्ट्रेंथ आएगी, मतलब मोनोपोल्स की एग्जिस्टेंस हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ी होता है, हमें पता है, ठीक है। मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते नहीं है, तो यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिल सकता है। तो सिंस फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं क्या, हंस मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्या, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। चमका नहीं तुम लोगों को, वाई मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। भाई मान ले मोनोपोल्स होते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाती ना, तो फ्लक्स आ जाता। बट हमें पता है क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस लिंकेज हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर पोल हुआ, मोनोपोल हुआ तो नहीं, फील्ड लाइन बना दिया, फील्ड लाइन बना दिया मतलब फ्लक्स आ गया ना भाई। बट हमें तो पता है ना फ्लक्स होता ही नहीं है। फ्लक्स नहीं होता है इसका मतलब ये पोल नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और सिंस वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए किसी भी क्लोज सरफेस लिंकेज टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है? यहां से भी कंक्लूड कर सकते हो टोटल फ्लक्स जीरो है, इसलिए पोलसन जीरो है। फ्लक्स जीरो, पोलसन जीरो। पोलसन नहीं है मतलब पोल नहीं, ठीक है। क्या बोल सकते हो कि साहब फ्लक्स जीरो है, पोलसन जीरो है। अब पोल नहीं होगा तभी तो उसकी पोलसन जीरो है। हाँ, पोल होता तो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं है मतलब पोल नहीं है। मैक्सवेल साहब का तीसरा इक्वेशन आया, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आया? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ अब क्या बोलता है? फैराडेज लॉ में तुम लोगों को याद आ रहा हो सेकंड लॉ में, फर्स्ट लॉ तो बेसिक लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ कि जब भी किसी लूप से लिंकेज, क्लोज लूप से लिंकेज फ्लक्स चेंज होता है तो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सर्किट क्लोज सर्किट होता है तो करंट इंड्यूस हो जाती है। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ की हम बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। क्या बोला? ईएमएफ इंड्यूस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स मतलब बी स्पेसिफिक। कौन सा फ्लक्स? कौन सा फ्लक्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स मतलब कौन सा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? अच्छा, नेगेटिव साइन यहाँ पे साइन कन्वेंशन का है। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है या मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट है, इट्स डायरेक्शन विल बी सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज सेल्फ इंड्यूस्ड, है ना। तो ये नेगेटिव साइन साहब लेंजेस लॉ का है, लेंजेस लॉ का है, राइट। कि ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन ऐसा होगा सच दैट वो उसको अपोज करेगा जिसकी वजह से खुद इंड्यूस हुआ है। क्लियर है?
अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे राइट इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ रिलेशन है, याद है? चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ऐसे ही हम लोगों को याद आ रहा हो तुम लोगों को एक ग्रेविटेशन में भी रिलेशन पढ़ाया गया, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी। पूरी एनालॉजी चल रही है ना ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो देखो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, नहीं राइट इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। मान ले स्मॉल इंटरवल में जो चेंज इन पोटेंशियल है वो डीवी है, और स्मॉल इंटरवल में साहब स्मॉल वर्क डन कितना है, डीडब्ल्यू है। कितना है? डीडब्ल्यू। अच्छा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या ले सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में छोटा सा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फोर्स का वर्क डन पढ़ते हो नहीं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का वर्क डन लिख दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसी को इंडिकेट कर सकते हो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो छोटे से इंटरवल में छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है, पूरी इंटरवल में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वी कैन इंटीग्रेटेड। अब ये सब पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ इंड्यूस है। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस को साइन मैंने बस हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि पता है ईएमएफ हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज होते हैं, है ना। तो जहां पे ईएमएफ इंड्यूस दिख रहा है ना, उसकी जगह मैं ये रख रहा हूं, क्या? इसको मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं 2। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 ईएमएफ इंड्यूस की जगह मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। रुको 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 रुको, इसमें फाइव बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या है? और मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो फाइव बी की जगह मैं ये चिपका दे रहा हूं, क्या? थोड़ा भारी भरकम सा इक्वेशन है, बट इसी तरह से उन एक्सप्रेशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो फाइनली एक्सप्रेशन ये आया, और इसी फॉर्मेट में अपने को याद रखना है रिजल्ट, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी विच इज इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। घबराना मत, इस इक्वेशन को देखकर, बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में आप याद रखें कि साहब ई होता है माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, और फाइव बी को अलग से याद रख ले, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए या बी डॉट डी एस, और ईएमएफ इंड्यूस को निकालने का ये रास्ता इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। ठीक है, तो ऐसा आ जाता है डी बाई डी टी, फाइव बी की जगह ये चिपका दिए। आखिरी आया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राइट एम्पियर सर्किट लॉ। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? जो एसीएल का स्टेटमेंट है, बस उसी में सिग्मा ई को हमने रिप्लेस करा दिया है, हमने मतलब मैक्सवेल साहब ने रिप्लेस करा दिया है, क्या? सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। नहीं, नॉर्मली एसीएल का स्टेटमेंट हम लोग क्या पढ़ते हैं? कुछ नहीं, इसी में सिग्मा ई को रिप्लेस कर देना आईसी प्लस आईडी, ये बन जाता है मॉडिफाइड फॉर्म। ये इसको हम कभी कभी राइट जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ भी बोलते हैं, या कई बार एम्पियर सर्किट लॉ भी बोलते हैं, मतलब एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज लूप, इट इज डिफाइंड एज क्या? म्यू नॉट टाइम्स सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या? एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाइव बाई डी टी। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसी फॉर्म में अपने को ये इक्वेशंस याद रखना है। तो दिस इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसीएल, या जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, या एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। टर्म्स बड़े आसान से। आईसी मतलब कंडक्शन करंट है, फाइव मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है।
बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट का डिफरेंशियल लूप है, डिफरेंशियल लेंथ है। तो ये जो हमने 4 इक्वेशंस पढ़े हैं कौन कौन से इक्वेशंस? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसीएल। बस इन्हीं चारों इक्वेशंस को मिला जुला को बोलते हैं क्या? मैक्सवेल्स इक्वेशंस। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उन सारे के सारे सवालों को इन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।